टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होता क्या है और उसको हम आर में सिमुलेट कैसे कर सकते हैं। तो टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स में स्टेशनैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और स्टेशनैरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको टेस्ट करने के लिए AR1 मॉडल हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा मॉडल है जो कि अपने आप पर रिग्रेस कर रहा होता है, यानी इसमें एक y वेरिएबल होता है और y वेरिएबल की उस y वेरिएबल की tth वैल्यू कंसिस्ट करती है उससे पिछले टाइम पीरियड में y की वैल्यू के एक फ्रैक्शन पर और एक एरर टर्म पे, यानी y किसी एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा होता बल्कि अपने ही एक पहले टाइम लैग पे डिपेंड कर रहा होता है। क्योंकि इस सिंपल मॉडल में हमने सिर्फ पहला टाइम लैग यूज़ किया है, तो इसलिए हम इसे AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 1 कहेंगे, जिसके लिए हम ब्रैकेट में 1 यूज़ करते हैं। अगर हम yt-2 yt-3 को भी यूज़ करते तो फिर हमारे ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का ऑर्डर 3 होता। तो हमारे पास यहाँ पे ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का एक सिंपल वर्जन है और इसकी काफ़ी वेरिएशन है और हम इसके 3 वेरिएशंस को इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो वेरिएशन है वो रैंडम वॉक मॉडल है, जिसमें हम सपोज करते हैं कि yt-1 का कॉफिशिएंट वो 1 के इक्वल है। जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा कि yt-1 की जो कॉफिशिएंट है उसको हमने रो कंसीडर किया था। मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स में हम इसकी जगह कोई और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा या डेल्टा या फाई। तो वो सिंबल डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे रो एज आ ऑटो रिग्रेसिव कॉफिशिएंट चूज हुआ है और अगर ये ऑटो रिग्रेसिव कॉफिशिएंट 1 के इक्वल होगा तो हम उसे रैंडम वॉक मॉडल कहते हैं। तो रैंडम वॉक मॉडल में सिंपली y की कोई भी tth वैल्यू कंसिस्ट करती है पिछले टाइम पीरियड में y की वैल्यू पर और एक रैंडम एरर टर्म पे। तो आइए अब हम देखते हैं कि आर स्टूडियो में हम इसको कैसे सिमुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टाइम सीरीज बनाने के लिए एक वेक्टर जनरेट करेंगे और हम सपोज करते हैं कि 500 लेंथ की एक टाइम सीरीज बनानी है। तो हम उसके लिए y वेक्टर बनाएंगे जिसकी लेंथ होगी 500। उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे न्यूमेरिक और उसको इनपुट देंगे 500 का। न्यूमेरिक फंक्शन 500 लेंथ का एक न्यूमेरिक वेक्टर जनरेट कर देगा जिसमें सारी वैल्यूज 0 के इक्वल होंगी। तो अब हम इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम R में जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे मॉडल है yt, यानी y की कोई भी वैल्यू उससे पिछली वैल्यू और एक एरर टर्म पे कंसिस्ट करती है। तो उसमें हम तो इससे मुराद ये है कि y की कोई भी वैल्यू अपनी पिछली वैल्यू को लेके बनी है और उसमें एक रैंडम एरर ऐड है। तो सपोज करें कि y की जो सेकंड वैल्यू है वो अगर हम जनरेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू रैंडम वॉक मॉडल, तो हम y की सेकंड वैल्यू को, ये स्लाइसिंग नोटेशन है जिसका मतलब है y वेक्टर का सेकंड एलिमेंट जो कि ये बनता है, उसको हम असाइन करेंगे इससे पिछले वाली वैल्यू यानी कि y1 प्लस एक रैंडम एरर। और रैंडम एरर को हम R में और नॉर्म के फंक्शन के थ्रू जनरेट करते हैं। जो इस फंक्शन का काम होता है कि ये हमें रैंडम नंबर जनरेट करता है, ऐसे रैंडम नंबर जिनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये कोड हम रन करते हैं तो हमारे पास y की सेकंड वैल्यू इसने रैंडम वॉक मॉडल के मुताबिक R ने जनरेट कर दी है। इसी तरह हम y की थर्ड वैल्यू भी, y वेक्टर या y सीरीज की थर्ड वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं जो कि कंसिस्ट करेगी इससे पिछली वैल्यू यानी y2 पे और एक
रैंडम एरर पे। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इसको अपने मॉडल के ज़्यादा प्रिसाइज बनाने के लिए या ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हम इसको बजाय 1 लिखने के यहाँ पे इसको 2-1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 लिखने के बजाय 3-1 लिख सकते हैं। तो ये नोटेशन ज़्यादा क्लियरली हमें बता रहा है कि कोई भी y की कोई भी वैल्यू मसलन थर्ड वैल्यू डिपेंड कर रही है 3 से पिछली वाली वैल्यू यानी 3-1 पे, और उसमें ऐड हो रहा है एक रैंडम एरर। अब हम इस कोड को रन करते हैं। सिमिलरली हम y की फोर्थ, इस कोड को रन करने से हमारे पास ये y वेक्टर में थर्ड एलिमेंट भी रैंडम वॉक मॉडल के अकॉर्डिंगली जनरेट हो गया। इसी तरह हम y की फोर्थ वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं जो कि होगी y वेक्टर के थर्ड एलिमेंट पे, या फिर हम थर्ड एलिमेंट को 4-1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस एक रैंडम एरर पे। तो इस तरह हमने y वेक्टर की 4 एलिमेंट्स को हमने जनरेट कर लिया। हमने फर्स्ट एलिमेंट को 0 ही रहने दिया क्योंकि अक्सर रैंडम वॉक सीरीज में हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कह लें कि ये टाइम में बहुत पहले एक इनिशियल वैल्यू होती है और उसका इफेक्ट नहीं होता, और दूसरा ये कि इसको कह लें कि इनिशियलाइज करना भी एक मुश्किल होता है, तो हम इसको आमतौर पे 0 ही कंसिडर करते हैं। तो अब हमारे पास पहली 4 वैल्यूज तो जनरेट हो गई हैं, लेकिन हमने टोटल 500 वैल्यूज जनरेट करनी है। तो इस प्रोसेस को हम रिपीट करने के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे जो है फॉर फंक्शन, और ये फॉर फंक्शन असल में एक लूप का फंक्शन है जो कि जिसमें, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप से मुराद एक ऐसा फंक्शन है या एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम एक पीस ऑफ कोड को जो कि एक ख़ास पैटर्न के मुताबिक अकर हो रहा हो उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करें। तो अब चूंकि हमने ये एक ख़ास प्रोसीजर मल्टीपल टाइम्स करना है, पहले हमने 2 के लिए किया, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, और हमने अप टू 500 करना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हम लिखेंगे पहले फॉर फंक्शन और ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी वेरिएबल स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने i को स्पेसिफाई कर दिया, और फिर हम लिखेंगे स्पेस के बाद इन, और उसके बाद हम उसे एक रेंज देंगे जहाँ पे जिस रेंज पे ये कोड अप्लाई होगा, और रेंज हमने दी है 2 to 500। इस कॉलन का मतलब है 2 से लेके 500 तक। फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और फिर इसी लाइन के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना वो कोड लिखेंगे जो कि हम रिपीट करना चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो जो कोड हमने रिपीट करना है वो ये वाला कोड है, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है, हमने यहाँ पे y की सेकंड वैल्यू को डिफाइन किया, फिर हमने y की थर्ड वैल्यू को डिफाइन किया, फिर y की फोर्थ वैल्यू को डिफाइन किया। अब हम y की 2 से लेके 500 तक सारी वैल्यूज़ को डिफाइन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो वेरिएबल स्पेसिफाई किया था 2 से, हम 2 की जगह हम वो वेरिएबल लिख देंगे यहाँ और यहाँ। तो ये हमारे पास फॉर लूप हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये कोड कुछ इस तरह से रन करेगा कि जब ये वाला कोड पहली दफ़ा रन करेगा तो i की वैल्यू 2 होगी, तो फिर इस कोड का मतलब होगा कि y की सेकंड वैल्यू को असाइन कर दो y की सेकंड -1 वैल्यू यानी y की फर्स्ट वैल्यू प्लस एक रैंडम एरर। फिर ये लूप दोबारा रिपीट होगी, फिर i की जगह पे 3 लिखा हुआ आएगा, और y, तो फिर इस कोड का मतलब होगा y की थर्ड वैल्यू को असाइन कर दो y की 3-1 यानी y की सेकंड वैल्यू प्लस
एक रैंडम एरर। फिर y की थर्ड वैल्यू को असाइन हो जाएगी y की सेकंड वैल्यू प्लस रैंडम एरर, फिर y की फोर्थ वैल्यू को y की थर्ड वैल्यू प्लस रैंडम एरर, और सो ऑन। ये लूप रिपीट होती जाएगी जब तक y की 2 से लेकर 500 तक सारी वैल्यूज इसी प्रोसेस के थ्रू असाइन हो जाएंगी। अब हम इस लूप को रन करके देखते हैं। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज जनरेट हो गई हैं y सीरीज की, और इसमें हर वैल्यू, जैसे कि ये सेकंड वैल्यू इस तरह से बनी है कि उसने पिछली वैल्यू यानी 0 को लिया और उसमें एक रैंडम एरर ऐड किया। फिर थर्ड वैल्यू इस तरह से बनी है कि उसने सेकंड वैल्यू यानी इस वैल्यू को लिया और उसमें एक रैंडम एरर ऐड कर दिया। फिर उससे अगली वैल्यू इस तरह से बनी कि उसने ये वैल्यू ली और उसमें एक रैंडम एरर ऐड कर दिया। इस तरह से बनने वाली ये जो हमारे पास y सीरीज बनी है वो एक रैंडम वॉक मॉडल के मुताबिक बनी है। और अब हम इसको प्लॉट करके भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से ग्राफिकली हम नज़र आती है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे plot.ts का। plot.ts प्लॉट फंक्शन का एक वेरिएशन है जिसमें ts उसको बता रहा है कि ये जो हम इनपुट देंगे ये एक टाइम सीरीज है, और उसको हमने इनपुट में लिख दिया y। तो अब हम इसको रन करते हैं और ये मार्जिन का एरर आ रहा है, इसको हम दोबारा रन करते हैं और हमारे पास ये टाइम सीरीज आ गई है और ये एक रैंडम वॉक मॉडल को फॉलो कर रही है। तो इस तरह से हम इस फॉर लूप को यूज़ करते हुए, फॉर फंक्शन को यूज़ करते हुए एक रैंडम वॉक मॉडल को R में सिमुलेट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट मैंने सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया था। आमतौर पे जब आपने एक रैंडम वॉक मॉडल जनरेट करना होगा तो आप सिंपली इस फॉर लूप के ज़रिए इसको जनरेट कर सकते हैं। रैंडम वॉक मॉडल या दूसरी सीरीज़ जो हम देखेंगे उनको जनरेट करने के और भी कई तरीके हैं। R में मुख्तलिफ फंक्शंस के थ्रू किए जा सकते हैं, लेकिन ये तरीका एक बहुत इंट्यूटिव तरीका है कि यानी आपको एक्चुअली नज़र आ रहा है कि हर वैल्यू असाइन किस तरह से हो रही है। और जब हम अगली वेरिएशंस पढ़ेंगे AR1 मॉडल की तो वो भी समझना, हम इस तरीके से समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगी। तो अब हम देखते हैं रैंडम वॉक मॉडल की कुछ और वेरिएशंस। तो हमारे पास रैंडम वॉक मॉडल की 3 वेरिएशन है जो कि आप किसी भी इकोनोमेट्रिक्स की टेक्स्ट बुक में देखेंगे। पहली वेरिएशन है ड्रिफ्ट के साथ, जिसमें हमारे पास हर y की वैल्यू में एक ड्रिफ्ट भी ऐड हो रही होती है। इस अल्फा को हम ड्रिफ्ट कहते हैं या इंटरसेप्ट कहते हैं। और दूसरी वेरिएशन है जिसमें ड्रिफ्ट के अलावा एक टाइम ट्रेंड भी शामिल हो रहा होता है जो कि लैम्डा t से हमें शो हो रहा है। तो अब हम इन दोनों वेरिएशंस को R में सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने ड्रिफ्ट मॉडल इंट्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने 0.1 का ड्रिफ्ट ऐड करना है तो लिख के उसमें ऐड कर देंगे या, और फिर चूंकि हमने y यहाँ पे जनरेट की हुई है, हम इस फॉर लूप को चलाएंगे तो ये 2 से लेके 500 तक दोबारा नई वैल्यूज असाइन कर देगा। और अब हम इसको जनरेट करके देखते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे y की नई वैल्यूज जनरेट हो गई हैं। और अब हम इस नए प्लॉट को, नई सीरीज को प्लॉट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इंटरसेप्ट के या ड्रिफ्ट के ऐड करने के बाद एक इसमें डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड भी ऐड हो गया है। इसी तरह से हम इसमें अगर ये ड्रिफ्ट के साथ साथ टाइम ट्रेंड ऐड करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे 0.05 मल्टीप्लाई t, यहाँ पे 0.1 वैल्यू जो है वो अल्फा को शो कर रही है
जो कि यहाँ हमारे पास अल्फा की वैल्यू है और 0.05 की वैल्यू इस लैम्ब्डा की वैल्यू को शो करिए जो कि t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। और अब हम इस फॉर लूप को दोबारा रन करते हैं और अब इसको प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर जनरेट हो रहा है और जब उसको मैंने स्टडी किया तो मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पे मैंने t के साथ मल्टीप्लाई किया जबकि t यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है। आमतौर पे जब हम टाइम सीरीज को स्टडी करते हैं तो उसकी सबस्क्रिप्ट हम t को यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे t सबस्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, जिसका मतलब है y वेरिएबल की एट पॉइंट t वैल्यू क्या है। तो लेकिन जब हमने इस लूप को जनरेट किया तो हमने t के नाम से कोई वेरिएबल नहीं लिया बल्कि हमने i वेरिएबल को यूज़ किया जो कि इस लूप में यूज़ हो रहा है। तो जब पहली दफ़ा यूज़ हुआ तो i की वैल्यू उसने i की वैल्यू 2 से उसने स्टार्ट किया, ना कि t की वैल्यू 2 से। तो i और i वेरिएबल हम यूज़ करें या t वेरिएबल यूज़ करें या j वेरिएबल यूज़ करें वो मैटर नहीं करता। एक्चुअल में हमारा मैथमेटिकल मॉडल करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम i लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में i जो है वो उस ट्रेंड को, उस पॉइंट ऑफ टाइम को स्पेसिफाई कर रहा है कि जिसमें या कह लें कि हमारे y वेक्टर की tth वैल्यू को एक्चुअली i यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम इस फॉर लूप को दोबारा रन करते हैं और फिर प्लॉट करते हैं। तो अब ये जो डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है इस टाइम ट्रेंड को ऐड करने से। तो ये 3 रैंडम वॉक मॉडल की वेरिएशंस हमने R में सिमुलेट की। अब इसी तरह ये रैंडम वॉक मॉडल वो मॉडल था जिसमें हमने सपोज किया था कि रो की वैल्यू 1 के इक्वल है। अगर हम सपोज करें कि रो की वैल्यू 1 से लेस देन है तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह का मॉडल आता है जिसको हम मीन रिवर्जन मॉडल भी कहते हैं और स्टेशनरी सीरीज भी कहते हैं। तो अब हम इसको R में जनरेट करके देखते हैं। इसके लिए सिंपली हमने इस y(t-1) के कोफिशिएंट को लेस देन 1 वैल्यू असाइन करनी है, यानी हमने y(t-1) को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है जो कि लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे y(t-1) को हम फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से और फिर इस लूप को दोबारा रिपीट करते हैं। लेकिन पहले हम इसका विदाउट ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड मॉडल स्टडी करते हैं। तो हमारे पास इस लूप में ये वही लूप है, इसमें y की i वैल्यू को असाइन कर रहा है y की i-1 वैल्यू यानी पिछली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी पिछली वैल्यू का एक फ्रैक्शन जो कि इस केस में हाफ है और एक रैंडम एरर। तो इसको रन करके देखते हैं और फिर प्लॉट करते हैं। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह की सीरीज आ रही है जिसमें हमारे पास कोई भी ट्रेंड शो नहीं हो रहा और एक मीन के अराउंड जो है वो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। तो ये हमारे मीन रिवर्जन मॉडल का नॉर्मल केस था विदाउट ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड। हम इसके विद ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड के मॉडल भी R में चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली पहले ड्रिफ्ट को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 0.2 को ऐड करते हैं और फिर इसको रन करते हैं और प्लॉट करते हैं। ये हमारा ड्रिफ्ट के साथ का मॉडल है और फिर हम चेक करते हैं इसमें ट्रेंड को ऐड करके 0.05 t नहीं i, और इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास विद ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड का मॉडल आ जाएगा जो कि कुछ इस तरह से है। तो ये जो 6 केसेस अभी मैंने करके दिखाए हैं इनको हम एक दफ़ा दोबारा से
देखते हैं और कि ये 6 केसेस किस तरह से आपस में इनका एक लिंक क्या है, जिनमें 3 केसेस मीन रिवर्जन मॉडल के हैं जिसमें रो की वैल्यू हमने लेस देन 1 कंसीडर किया है, और दूसरे 3 वर्जन वो हैं कि जिसमें हमने रो की वैल्यू को 1 के इक्वल रखा है, यानी लैग के साथ कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैंने एक न्यू स्क्रिप्ट लिया, उसके लिए मैं अपने कंसोल को और एनवायरनमेंट को क्लियर कर देता हूँ। तो इन 6 के 6 मॉडल्स के लिए मैं पहले टाइम सीरीज की एक लेंथ 500 के इक्वल सेट कर लेता हूँ। हाँ, उससे पहले सेट सीड का कुछ जिक्र कर लेते हैं। सेट सीड एक फंक्शन होता है आर में जो कि एक ख़ास रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए। इस सारे प्रोसेस के अंदर हमने जब भी आर नॉर्म को यूज़ किया तो उसने हमें एक रैंडम नंबर हमारे लिए जनरेट किया, और हम जितनी दफ़ा भी आर नॉर्म को यूज़ करेंगे तो वो एक डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट करेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं ये एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ और इसको मैंने अभी रन किया तो मेरे पास एक रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको कल आके जनरेट करता हूँ, तो जब मैं उसको रन करूँगा तो उसका मॉडल कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा और वो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि वो रैंडम वैल्यूज़ जो कि ये हर दफ़ा जनरेट करता है वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिज़ल्ट्स कंसिस्टेंट रहें और सेम रिज़ल्ट्स हमें आएँ, तो उसके लिए हम कंप्यूटर को अपने स्क्रिप्ट के स्टार्ट में एक सीड दे देते हैं और वो सेट सीड के फंक्शन से कोई भी वैल्यू दे देते हैं। तो सेट सीड जब हम अपनी स्क्रिप्ट के स्टार्ट में कर देते हैं तो इससे ये होता है कि हमारी जो भी नेक्स्ट रैंडम नंबर्स जनरेट होते हैं वो एक ख़ास तरीके से जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेट सीड 1 2 3 को रन करके फिर आर नॉर्म 1 एंटर करता हूँ तो मेरे पास -0.5604 वैल्यू आती है। अगर मैं दुनिया में किसी भी कंप्यूटर पे आर के इसी सेम वर्जन में सेट सीड 1 2 3 करके आर नॉर्म 1 करूँगा तो वो मुझे सेम रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। इसी तरह मैं अगर 500 रैंडम नंबर भी जनरेट करूँगा और हमने सेम सेट सीड किया होगा तो हमारे 500 रैंडम नंबर, अगरचे वो 500 रैंडम आपस में मुख्तलिफ होंगे, लेकिन जो मेरे 500 हैं और आपके पास भी सेम 500 नंबर जनरेट होंगे अगर हमने सेट सीड भी सेम किया होगा और हमारी स्क्रिप्ट भी एग्जैक्टली सेम होगी। तो सेट सीड हम यूजुअली करते हैं ऐसे मॉडल से पहले या स्क्रिप्ट से पहले जिसमें हम रैंडम नंबर्स यूज़ कर रहे हों ताकि हमारे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट रहें और हर दफ़ा सेम आए। तो सबसे पहला काम हम सेट सीड करेंगे। उसके बाद मैंने 500 जो कि हमारी टाइम सीरीज की लेंथ थी उसको t के साथ t को असाइन कर दिया। पहले मैं पिछले ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर देता हूँ और दोबारा शुरू करता हूँ। t को ये 500 वैल्यू असाइन कर दी और फिर अब मैं 3 अलग सीरीज 6 सीरीज जनरेट कर रहा हूँ जिनकी वैल्यू है जिनकी लेंथ है 500। इनमें रैंडम वॉक के 3 वेरिएशन हैं ए बी सी और मीन रिवर्जन की ए बी सी सीरीज है। ये मैंने इनको नाम दे दिए ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो। प्योर रैंडम वॉक इस तरह से है कि मैंने इसको बजाय यहाँ पे 500 लिखने के t लिख दिया क्योंकि t को 500 वैल्यू असाइन कर दिया है। तो ये फॉर लूप क्या करेगी, RWA की tth वैल्यू को असाइन कर देगी t-1 वैल्यू प्लस एक रैंडम एरर। ड्रिफ्ट में क्या होगा, सिंपली एक ड्रिफ्ट भी हर टाइम ऐड हो जाएगी जो कि 0.2 है इस केस में। विद ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड में एक ड्रिफ्ट भी ऐड हो जाएगी प्लस एक टाइम ट्रेंड जो कि t से मल्टीप्लाई हो रहा है एक लैम्डा की वैल्यू। तो ये 3 रैंडम वॉक के मॉडल हैं। और इसी तरह स्टेशनरी सीरीज में हमने एक
MRA सीरीज ली और उसको असाइन कर दी वैल्यू MRA की t-1 वैल्यू प्लस रैंडम एरर, लेकिन जो MRA की t-1 वैल्यू ली उसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.7 से, यानी हमने फाई की वैल्यू या रो की वैल्यू लेस देन 1 हमने यूज की। फिर विद ड्रिफ्ट में हमने एक ड्रिफ्ट ऐड कर दी 1 की, और विद ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड में हमने एक 1 की ड्रिफ्ट और 0.001 t का ट्रेंड भी ऐड कर दिया। तो अब मैं इन सारी वैल्यूज इनको रन करता हूँ ताकि हमारे पास ये 6 सीरीज जनरेट हो जाएं, और मेरे पास ये 6 सीरीज जनरेट हो गई हैं। अब इसके बाद मैं इनको प्लॉट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इन 6 की 6 को एक ही प्लॉट में प्लॉट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा par mfrow = c2 × 3। ये एक्चुअली 2 रोज और 3 कॉलम्स में इस प्लॉट को डिवाइड कर देगा और फिर उसमें हमारे प्लॉट्स कुछ इस तरह से डिस्प्ले होंगे कि वो 2 रोज और 3 कॉलम्स में स्प्लिट हो जाएंगे। इसको मैं रन करता हूँ और फिर ये हमारा पहला प्लॉट, दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट, चौथा प्लॉट, पांचवा और छठा। ये सिंपली मैंने plot.ts का फंक्शन यूज़ किया और उसमें अपने सीरीज़ का नाम जो कि मैंने rwa, rwb, rwc, mr.a, mr.b, mr.c किया था, और फिर उसको एक कॉमा में मैंने एक आर्गुमेंट दिया कि इसको एक टाइटल दे देना है, जो कि उसका टाइटल था वो मैंने लिख दिया। तो अब हमारे पास एज अ रिज़ल्ट ये 6 के 6 प्लॉट्स जनरेट हो गए हैं। इसको मैं जूम करके बड़ा करता हूँ और इससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रैंडम वॉक मॉडल और मीन रिवर्जन मॉडल में क्या डिफरेंस है, या एक तरह से कहें कि अगर रो की वैल्यू 1 के इक्वल हो तब क्या होगा और रो की वैल्यू 1 से लेस देन हो तब क्या होगा। तो प्योर रैंडम वॉक में हम देख सकते हैं कि ये एक स्टोकास्टिक ट्रेंड हमारे पास जनरेट होता है जब कोई वैल्यू कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे। जबकि रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट में उसमें एक डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड भी ऐड हो रहा है, यानी कि हम देख सकते हैं कि टाइम पे भी वैल्यू डिपेंड करती है और टाइम के साथ वो ऊपर जा रही है, और ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड पे करने से वो ट्रेंड बहुत और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। और ये तीनों रैंडम वॉक मॉडल थे जिसमें रो की वैल्यू 1 थी, जबकि जो मीन रिवर्जन मॉडल हैं जिनमें हमने रो की वैल्यू 0.7 रखी थी, उसमें जो विदाउट ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड वाला प्लॉट है वो बिल्कुल 0 के इक्वल उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, जबकि विद ड्रिफ्ट वाले मॉडल में उसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ 3 के अराउंड कोई मीन है जिसके अराउंड ड्रिफ्ट कर रही है। इसका भी बिहेवियर सेम टू सेम यही वाला है, बस इसमें मीन 0 है जबकि इसमें मीन 3 के अराउंड कोई वैल्यू है। जबकि स्टेशनरी सीरीज विद ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड में सेम वही फ्लक्चुएशन है जो कि एक ट्रेंड के अराउंड, यानी एक पॉजिटिव ट्रेंड के अराउंड वो फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, और ये मॉडल हमारे लिए स्टेशनरी सीरीज या स्टेशनैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है स्टेशनैरिटी, हम किसी भी सीरीज को स्टेशनरी तब कहते हैं जब उसका मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंसेस कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे जो मीन रिवर्जन मॉडल है और ये जो तीनों मॉडल हमने लिए जिसमें हमारे पास रो की वैल्यू लेस देन 1 थी, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि इनके मीन और वेरिएंसेस कांस्टेंट आते हैं। जबकि जो हमारे पास रैंडम वॉक के मॉडल हैं जिसमें हमने रो की वैल्यू 1 कंसीडर की थी, इनको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि इनमें मीन और वेरिएंसेस कांस्टेंट नहीं होते। प्योर रैंडम वॉक में मीन कांस्टेंट होता है लेकिन वेरिएंसेस कांस्टेंट नहीं होते, जबकि बाकी दोनों में मीन और वेरिएंसेस दोनों कांस्टेंट नहीं होते।
तो हमारे पास AR1 मॉडल एक बहुत इजी टूल आ गया कि जिसमें हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास रो की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्टेशनैरिटी की कंडीशंस मीट नहीं हो रही और हमारे पास एक नॉन स्टेशनरी सीरीज़ है। जबकि अगर हमारे पास रो की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो इसका मतलब स्टेशनैरिटी की कंडीशंस मीट हो रही हैं और हमारी सीरीज़ स्टेशनरी है। तो ये हम अपने AR1 मॉडल को एक जनरल फॉर्म दे सकते हैं जो कि yt इज इक्वल टू अल्फ़ा जो कि ड्रिफ्ट है प्लस डेल्टा टी ट्रेंड प्लस रो yt माइनस 1 प्लस अल्फ़ा टी प्लस एरर टी। वंस अगेन ये सिंबल्स जो मैंने यूज़ किए हैं ये हर टेक्स्ट बुक के में डिफरेंट हो सकते हैं और ये सिंबल्स मैटर नहीं करते, असल जो चीज़ मैटर करती है वो इसका कॉन्सेप्ट है। तो स्टेशनैरिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है और हमारी टाइम सीरीज स्टेशनरी ना होने के क्या नुकसान होते हैं उसको हम देखेंगे अपनी अगली वीडियोस पूरी रिग्रेशन में। और फिर हम इस स्टेशनैरिटी को चेक कैसे कर सकते हैं उसके लिए यही AR1 मॉडल यूज़ होगा और उस AR1 मॉडल को यूज़ करते हुए हमारे पास कुछ यूनिट टू टेस्ट हैं जो कि डेवलप हुए हैं स्टेशनैरिटी को टेस्ट करने के लिए, वो उससे अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे।